सो हेलो गाइस वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। अब हम इसके बारे में आज जानेंगे पूरा का पूरा। तो जिन जिन की भी यूनिवर्सिटी में पेपर चल रहा है तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो जितना हो पाएगा उतनी मैं पार्ट्स में करने की ट्राई करूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। तो चलिए अपन जल्दी जल्दी शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले आता है definition of negotiable security. Okay, what is negotiable security? A negotiable security refers to a financial instrument that can be transferred from one person to another easily and legally through sale, endorsement और delivery. कि जो नेगोशिएबल सिक्योरिटी होती है वो कैसे क्या कौन से फाइनेंशियल वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को रेफर करती है जो कि ट्रांसफर कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आसानी से लीगली। किसके थ्रू? सेल के थ्रू, एंडोर्समेंट के थ्रू और डिलीवरी के थ्रू। गिविंग द न्यू होल्डर द राइट टू ओनरशिप और एसोसिएट बेनिफिट। कि इसमें क्या कहता है कि जो नेगोशिएट करते हैं तो नेगोशिएट में क्या करते हैं, सामने वाला पर्सन है वो एक ऑनर की तरह टीचर है, ऑनर की तरह उसमें काम करने लग जाता है। उसमें क्या हो जाता है कि जो न्यू होल्डर है उसको ओनरशिप का राइट मिल जाता है और ओनरशिप से एसोसिएटेड जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सारे सारे उसको साथ मिलना शुरू हो जाते हैं। अब उससे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाता है? सबसे पहले आता है ट्रांसफरेबिलिटी। These securities can be transferred freely in the open market without requiring prior approval of the issue। ये जो सिक्योरिटीज होती हैं इनको फ्रीली अपन ओपन मार्केट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए अपन को जो इसका इश्यूअर है उसका अपन को क्या नाम से अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं होती। ओनरशिप राइट्स में क्या हो जाता है, द होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी प्रोसेस टू अ लीगल क्लेम ऑन इश्यूअर्स असेट्स और इनकम लाइक डिविडेंड और इंटरेस्ट। कि जो होल्डर ऑफ सिक्योरिटी है, मान के चलो अगर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कोई, अगर अपन इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ए से बी को पास ऑन कर दिया, ठीक है, और इसको बनाने वाला कौन था? जेड था। अब तो उसको पहली बात तो पहले उसके अकॉर्डिंग कि ए को ट्रांसफर करने से पहले बी को जेड से अप्रूवल लेने की नीड नहीं है। और जैसे ही अगर ए ने बी को ट्रांसफर कर दिया तो जितने भी राइट्स ए के पास थे वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली बी को ट्रांसफर हो जाएंगे, चाहे वो उसके पेमेंट के राइट हो, डिविडेंड इंटरेस्ट के राइट हो, या फिर उसकी जो मैच्योरिटी के बाद जो पैसा मिलना है उसका राइट हो, कहीं कुछ भी तरीके का। Further marketability. These are generally listed and trade on recognized stock exchange और over the counter market। इसमें क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो सकता है और ऐसे ओवर द काउंटर जो मार्केट्स होते हैं वहां भी आसानी से ट्रेड किए जा सकते हैं। फोर्थ आता है अनकंडीशनल प्रॉमिस। नेगोशिएबल सिक्योरिटीज टिपिकली रिप्रेजेंट एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे और परफॉर्म। तो जो नेगोशिएबल सिक्योरिटीज होती है वो एक अनकंडीशनल प्रॉमिस को पे करती है कि अगर इसमें सब के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर अपन सबसे पहले है ना इसके कैरेक्टर्स के बारे में नॉर्मली बात करते हैं तो वो पहली बात तो अनकंडीशनली होता है कि उसके साथ कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अपन ये नहीं कह सकते कि ए बी को पैसा तभी देगा कि है ना जब है ना उसका कोई भी काम हो जाएगा, ठीक है, या फिर जैसे कि उसके बेबी का बर्थ हो जाएगा, या फिर कि उसका कोई बिजनेस चल जाएगा। इस तरह से कंडीशन नहीं होनी चाहिए, वो अनकंडीशनल होनी चाहिए। लेकिन दो तरीके की यानी एक तरीके की कंडीशन अप्लाई होती है कि जो सर्टेन होती है, जैसे कि डेथ के केस में, कि जो अगर इसमें लिख दे कि हाँ भाई ए बी को पैसा जब होगा जब उसके किसी रिलेटिव की या फिर एक्स की डेथ हो जाएगी, तब तो वो वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज उसको वॉइड मानेंगे। एग्जाम्पल्स क्या आ जाता है इसमें? इक्विटी शेयर्स आ गए, डिवेंचर्स आ गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गए, ट्रेजरी बिल्स आ गए, बॉन्ड्स आ गए। इक्विटी शेयर अपन जनरली पता है क्या होता है कि जो भी शेयर का जो भी कंपनी होती है वो अपने जो कैपिटल होती है उसको एक पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसके एक हिस्से को शेयर कहते हैं, और उस शेयर में जो भी ओनरशिप वाले शेयर जो होते हैं उनको इक्विटी शेयर कहते हैं। डिवेंचर क्या हो जाता है, कंपनी को अगर पैसे की नीड होती है तो कंपनी को पैसे की जब नीड होती है तो उसमें क्या करती है कंपनी, सामने से लोन लेती है तो लोन वो डिवेंचर का फॉर्म में ले सकती है। इसमें उसको फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स जो होती है, जो ट्रेजरी का जो गवर्नमेंट, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। इस पे गवर्नमेंट जो होती है फिर जो क्या बोलते हैं जो अदर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस होते हैं गवर्नमेंट के, वही उसको इशू कर सकता है। बॉन्ड्स होते हैं ये भी जनरली गवर्नमेंट के थ्रू, और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके थ्रू अपन इसको इशू करवा सकते हैं। नेगोशिएबल सिक्योरिटी अवेलेबल टू इन्वेस्टर इन द कैपिटल मार्केट। ये जो नेगोशिएबल सिक्योरिटीज होती है वो कौन कौन सी इंडियन कैपिटल मार्केट में सिक्योर इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल है। The Indian capital marketers provide a variety of negotiable security to investors for the purpose of investment, income generation and portfolio diversification। जो इंडियन कैपिटल मार्केट होता है वो वैरायटी प्रोवाइड करता है किसमें? नेगोशिएबल सिक्योरिटीज में, एक बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टर्स को, जिसमें क्या क्या होता है जो पर्पस क्या और क्या क्या पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट करवाता है वो, कि एक तो हो जाता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, दूसरा हो जाता है उनका इनकम जनरेशन के पर्पज से, थर्ड हो जाता है उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के पर्पज से, कि इन पर्पज के थ्रू जो इन पर्पज के लिए जो नेगोशिएबल सिक्योरिटीज है वो इंडियन कैपिटल मार्केट में ट्रांसफर की जा सकती है, फिर इन्वेस्टमेंट में पैसा किया जा सकता है। These instruments are primarily issued by companies, financial institutions and government। कि जो ये कंपनीज होती हैं वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसमें क्या होता है कि जो किसके द्वारा इशू करती है, जनरली कंपनीज के द्वारा इशू करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इशू की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है। अब इसमें दो ब्रॉड कैटेगरीज होती है। सबसे पहला होता है
इक्विटी बेस्ड नेगोशिएबल क्या सिक्योरिटीज, सबसे पहले आता है उसमें इक्विटी शेयर, जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, दीज रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी, शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स, राइट टू डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। कि इसमें क्या होता है, ओनरशिप इनको मिल जाती है, गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, जो भी इसका ओनर होता है उसको, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, डिविडेंड मिल जाता है उसके ऊपर क्लेम करने का, उनको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाती है। ये सारे सारे वो हैं जो जो क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो होते हैं, जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। नेगोशिएबिलिटी में क्या आता है इसका, ये फ्रीली ट्रांसफर बोलते हैं स्टॉक मार्केट में। इसमें इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट मिलता है, ऊपर वाले वापस से वो कर लेंगे अपन, कि इनमें डिविडेंड कम मिलती है, कैपिटल गेन्स मिलते हैं, और ऑनरशिप और कंट्रोल राइट्स मिलते हैं। डिविडेंड कम मिलेगी जब डिविडेंड उसका डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे कुछ कंपनीज क्या होती है कि एनुअल क्या बोलते हैं, क्या नाम से एनुअल डिविडेंड करती है, कुछ है ना अपने प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट निकाल करके, वैसे ही उनको जैसे उनको लगता है कि हाँ भाई हमारे कंपनी को अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है तो उसको पार्ट को दे दिए, इस तरीके से। एग्जांपल ये होता है, इक्विटी शेयर ऑफ टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज सेक्टर, ये तो जनरली आप सब जानते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेफरेंस शेयर, shares that give fixed dividend and have preference over equity shareholder during dividend payment and liquidation। कि ये वो जो शेयर होते हैं जिनको फिक्स डिविडेंड मिलता है, लेकिन इनको प्रेफरेंस मिलती है इक्विटी शेयर होल्डर से, किसके टाइम पे, डिविडेंड के राइट में और लिक्विडेशन के टाइम, कि डिविडेंड जो मिलेगा पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलेगा, और उसके साथ साथ जो लिक्विडेशन टाइम पे होगा तो पहले जो पेमेंट होगा वो भी इन्हीं को होगा। कौन कौन से टाइप होते हैं इसमें, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, रिडीमेबल और कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। ये टोटल में 6 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक सेकंड में देख लेता हूँ, इसमें आगे नहीं है तो मैं आगे बताता हूँ। क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि अगर डिविडेंड अपन गलती अगर डिविडेंड कभी नहीं मिलता, ठीक है, क्यूमुलेटिव शेयर वालों को क्या, कंपनी को एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है, और कंपनी को जो अगर एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी क्या करती है, उसमें उस टाइम पे डिविडेंड नहीं देगी। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव शेयर्स हैं तो क्यूमुलेटिव शेयर में उनको इकट्ठा करके पैसा मिल जाएगा, जबकि नॉन क्यूमुलेटिव ऐसा नहीं होता, अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला तो डिविडेंड नहीं मिला। रिडीमेबल वर्ड से, रिडीमेबल में क्या होता है कि वो क्या नाम से, कि लाइफ टाइम में कभी भी जितना उसका मैच्योरिटी टाइम है उसमें रिडीम हो जाएंगे, जबकि इरिडेबल में रिडीमेबल वो नहीं होते, रिडीम नहीं होते। कन्वर्टेबल, ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, डिवेंचर में जो भी इनकी टर्म एंड कंडीशन होती है उसमें हो जाता है कन्वर्ट, या फिर ये नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, कन्वर्टेबल नहीं हो सकते। इसकी नेगोशिएबिलिटी में क्या आता है, कैन बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इफ लिस्टेड, अगर लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज में आसानी से ट्रेड हो सकता है। इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव क्या कहता है, सेफर देन इक्विटी शेयर्स, लिमिटेड रिस्क, नो वोटिंग राइट इन मोस्ट केसेस। इसमें क्या होता है कि जो इक्विटी शेयर्स है उनसे ज्यादा सेफ्टी रहती है, इसमें लिमिटेड रिस्क रहती है, उसमें ज्यादा रिस्क वैसे भी नहीं रहती, और इनमें वोटिंग राइट नहीं मिलता मोस्टली केसेस में। लेकिन कब मिल जाता है, जब इनको 2 साल से अगर डिविडेंड नहीं मिला हो तो इनको वोटिंग राइट मिल जाता है, अदरवाइज इनको वोटिंग राइट नहीं मिलता। नेक्स्ट आता है डेप्ट बेस्ड नेगोशिएबल सिक्योरिटीज की, जो डेप्ट बेस होती है, डेप्ट बेस में कौन कौन सी आती है, सबसे पहले आती है डिवेंचर। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज होती है, इसमें फिक्स इनकम होती है और रिलेटिवली लेस रिस्की होती है, कि मतलब इसमें रिस्क बहुत कम होता है। ठीक है, तो डिवेंचर के बारे में बात कर लेते हैं। डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कंपनीज टू रेज कैपिटल एट अ फिक्स इंटरेस्ट रेट। तो जो डिबेंचर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और जो कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है किसके लिए, एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे कैपिटल को रेज करने के लिए। इनके भी टाइप्स भी होते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में क्या होता है कि आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ टाइम ये जो होते हैं इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉन कन्वर्टेबल में कन्वर्टेबल नहीं होते, डिबेंचर्स की तरफ चलते हैं, एनसीडीज। सिक्योर्ड में ये किसी न किसी जो कंपनी के असेट्स है उसके थ्रू सिक्योर्ड होते हैं, जबकि दूसरे अनसिक्योर्ड में किसी भी थ्रू अनसिक्योर्ड होता है, मतलब इनमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। नेगोशिएबिलिटी में क्या आ जाता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल इन द बॉन्ड देन डेब्ट मार्केट। ये फ्री ट्रांसफर होता है, वही सामने वाले के इनको डिबेंचर ट्रांसफर कर सकता है एक दूसरे को इजी वे में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इन्वेस्टर एडवांटेज, कि फिक्स रिटर्न होती है, इसमें इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि इनको फिक्स लेवल पे। सेफर देन इक्विटी, इक्विटी से बहुत ज्यादा सेफ होता है। एंड सम ऑफर कन्वर्जन टू इक्विटी कन्वर्टेबल डिबेंचर, कि जो कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं उनको एक तरीके से पार्शली या फिर फुल्ली कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी में। जैसे कि एनसीडीज इशूड बाय द टाटा कैपिटल एंड एल&टी फाइनेंस, की जो एनसीडीज है वो टाटा कैपिटल और एल&टी फाइनेंस ने इशू किए हुए हैं। नेक्स्ट आता है अपना बॉन्ड्स। बॉन्ड्स की डेफिनेशन में क्या कहते हैं, similar to debenture bonds and bonds are debt instrument issued by the companies or the government to raise fund। फिर जिसमें बॉन्ड्स होते हैं ये डिबेंचर के थ्रू इशू किए जाते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये भी, और कंपनी तो गवर्नमेंट के द्वारा फंड रेज करने के लिए इशू किए जाते हैं। कितने टाइप के होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, पीएसयू बॉन्ड्स होते हैं, जैसे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है उनके द्वारा इशू किया जाता है। टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं जैसे आरईसी एनएचआई बॉन्ड्स होते हैं, कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं जिसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, डिस्काउंट पे इशू होते हैं और रिडीम होते हैं एट पार पे। ये याद करने वाली चीज है कि रेडीमेड पार होता है, जैसे अगर ये 98 पे इशू हो रहे हैं तो ये 100 जो इसके मैच्योर जो इनका वो है अमाउंट है उस पे इशू क्या बोलते हैं मैच्योर हो जाएंगे। उसके बाद है नेगोशिएबिलिटी।
हाईली नेगोशिएबल होते हैं, ऑफन ट्रेडेड इन डेब्ट मार्केट एंड सेकेंडरी एक्सचेंजेस, कि डेब्ट मार्केट में तो ऑनली ट्रेडेड होते ही हैं हाई लेवल पे, लेकिन सेकेंडरी एक्सचेंजेस में भी आसानी से ट्रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर व्यू। रेगुलर इंटरेस्ट इनकम मिलती है इनके ऊपर, और लो डिफॉल्ट रिस्क रहता है क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड बॉन्ड होता है स्पेशली। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जैसे जैसे इनको बोलते हैं। इसमें क्या रहता है, these are sorry, these are sovereign debt instrument issued by the RBI on behalf of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये sovereign डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। ये कितने टाइप के होते हैं, ट्रेजरी बिल होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, डेटेड G6 होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं SDL, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। नेगोशिएबिलिटी क्या होता है, ट्रेडेड कर सकते हैं अपन को आरबीआई के थ्रू डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर एनएसए के थ्रू करते हैं, या फिर बीएससी के थ्रू कर सकते हैं। ये सारे अपने ये दोनों तो स्टॉक एक्सचेंज है, और आरबीआई को डायरेक्ट भी ट्रेड करने की फैसिलिटी देता है। कैन बी सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट बिफोर मैच्योरिटी, कि मैच्योरिटी से पहले अपन को सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। कि मान के चलते हैं अगर 88 का इशू कराया है इन्होंने, कि जो क्या बोलते हैं इशू प्राइस है वो 88 है, फेस वैल्यू इसकी 100 है, तो अप टू 100 रुपीज इजीली ट्रेड हो सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस 12 रुपए का है, तो 12 रुपए में आसानी से कोई भी इसको ट्रेड कर सकता है। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस। रिस्क फ्री होता है क्योंकि बैक एंड पे गवर्नमेंट का हैंड होता है। सूटेबल फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं जो रिस्क लेने से ज्यादा डरते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। और प्रेडिक्टेबल रिटर्न होते हैं, रिटर्न फिक्स होता है कि जैसे 8% ऑफ रेट आएगा, 7% आएगा, जिस तरह की इंटरेस्ट फिक्स रहती है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। So technically part of the money market, they are highly negotiable and often included in the bond capital markets instrument due to their transparency and instrument institutional participation, कि वो ये हाईली ट्रेडेड होता है, हाईली नेगोशिएबल होता है, मनी मार्केट का पार्ट होता है, और जनरली कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट के उसमें ही होते हैं। अगला आता है ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स। अपने गवर्नमेंट का तारीख शुरू अपने पहले ही पढ़ लिया था कि शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशूड फॉर 91, 182, 8364 डेज। याद करने वाली चीज है कि है ना, अगर इसको याद करें तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, कि अपन ने अगर 91 याद कर लिया तो 91 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 होगा, 182 को 2 से मल्टीप्लाई 364 डेज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आरबीआई के द्वारा इशू होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के भी आप पे, डिस्काउंट पे इशू होते हैं, रेडी मतलब फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू की जगह पार भी बोल सकते हैं अपन, तो याद रखना कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं। नेगोशिएबिलिटी में क्या आ जाता है कि फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, इनमें कोई इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होता। डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड फेस वैल्यू इज द गेन, कि अगर इनमें जो क्या होता है जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं इसमें क्या होता है, अगर 88 के इशू जैसे मैंने बताया तो 100 की फेस वैल्यू तो 100 में मैच्योर हो जाएंगे, तो ये जो 12 रुपए का प्राइस है, जो 12 रुपए का प्राइस है, ये सिर्फ इसका वो हो जाता है, क्या नाम से, गेन हो जाता है। कि जो 88 है इशू प्राइस हो गया, डिस्काउंटिंग इशू होते हैं इस तरीके से। इन्वेस्टर की प्रोफाइल क्या होती है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इसको परचेस करते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं वो इनको कर सकते हैं, और उसके बाद बैंक जो होती है वो भी इनको परचेज करती है जनरली, क्योंकि उनको सिक्योरिटी भी चाहिए होती है कुछ ना कुछ। नेक्स्ट आता है कमर्शियल पेपर्स, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कॉर्पोरेट्स टू मीट वर्किंग कैपिटल नीड्स, कि जो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अपने वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए कमर्शियल पेपर इशू करते हैं, लेकिन अनसिक्योर्ड होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, 7 डेज से लेकर 1 ईयर तक की मैच्योरिटी होती है, और फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है एंडोर्समेंट डिलीवरी के द्वारा। और रिस्क इश्योर के ऊपर होता है उसकी क्रेडिट वर्जिनेस कैसी है, कि मान के चले एक आईसीआईसीआई है, अपन जनरल एग्जांपल ले रहे हैं, कोई इसका वो नहीं है, एक तो इसने इशू करे, और एक कोई लोकल कंपनी है, तो मतलब लोकल कंपनी क्या है, लोकल फाइनेंस कंपनी कहते हैं उसमें, तो इन दोनों की क्रेडिटवर्थिनेस के ऊपर फर्क पड़ेगा कि उनके ऊपर रिस्क कितना आ रहा है, क्योंकि आईसीआई को उसको पेमेंट करना ही करना होगा अपनी ब्रांड की वो बचाने के लिए, रेपुटेशन बचाने के लिए, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द बैंक होता है, ये रेंजेस होती है 7 दिन से लेकर 1 साल तक की, वही सबकी जनरल इतनी होती है। नेगोशिएबल ट्रेड इन मनी मार्केट यूज किसके द्वारा इन्वेस्ट किए जाते हैं, ये क्यों किए जाते हैं, कि क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटी देते हैं, रिटर्न देते हैं सेविंग अकाउंट्स के थ्रू, सेविंग अकाउंट से ज्यादा, और फ्लेक्सिबल मैच्योरिटी ऑप्शन भी होते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है अपना हाइब्रिड एंड इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट, कि दीज कंबाइन फीचर बोथ इक्विटी एंड डेप्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर एट द फ्यूचर डेट, कि वही जो जैसे अपन ने ऊपर बताया था इस चीज में, कि है ना कभी भी है ना उस पे इशू कर सकते हैं, इनको कभी इशू करता है, और मैच्योरिटी का टाइम पे क्या रहता है इनका, कि फिर क्या नाम से इनको कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर को पार्टी कन्वर्टेबल डिबेंचर, इनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेगोशिएबिलिटी में क्या आता है, ट्रेड ऑन एक्सचेंज बिफोर कन्वर्जन, कि कन्वर्जन पहले इनको आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। और इन्वेस्टर भी क्या कहता है, इनमें फिक्स रिटर्न होती है बॉन्ड्स की तरह, और आप बाद में इनको लिक्विडिटी इक्विटी में कन्वर्ट किया जाता है। तो क्या, तो पहले तो ये है ना एक तरीके से क्रिएटर होते हैं या फिर लेंडर हो जाते हैं, और बाद में ये वो ऑनर बन जाते हैं। इस तरीके से इन्हें फायदा रहता है इनको इशू कराने। नेक्स्ट सिक्योरिटी टाइप हो जाता है अपना, वो जाता है वारंट्स, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट दैट गिव द होल्डर द राइट टू बाय इक्विटी शेयर टू द इशूइंग कंपनी एट अ फिक्स प्राइस विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो होल्डर क्या क्या होते हैं, होल्डर को जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं
वो राइट देते हैं बायर्स को इक्विटी शेयर परचेज करने का एंड टू द इशुइंग कंपनी थोड़ा फिक्स प्राइस पे और स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए। ये ट्रांसफर होता है, ट्रेड होते हैं और डिपेंड्स होता है स्टॉक के प्राइस के वॉलेटाइल के ऊपर और मार्केट सेंटिमेंट्स के ऊपर। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड अपन जानते हैं सबके सब इस चीज में कि यूनिट्स ऑफ लिस्टेड म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर नेगोशिएबल एंड ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज लाइक। आजकल तो इनमें लोन मिलने लग गया, जैसे अगर लोन इनको मिलने लग जाता है तो क्या हो जाता है, इनको आसानी से अपन है ना प्रॉफिट में पार्ट ले सकते हैं। जैसे कि अगर अपन को मान के चले इस पे 50 जनरली जो होती है उसमें 10% की रिटर्न मान के चलता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अगर 10% मिलती है तो 16% का अगर अपना इंटरेस्ट रेट है तो बाकी के जो 6% है अपन को सिर्फ वही पे करना पड़ेगा बाई कैश, बाकी वो 10% इसके इसमें बीच में सेटअप हो जाएगा। म्यूचुअल फंड कितने टाइप के हो जाते हैं अपने, 3 टाइप के हो जाता है। इक्विटी से पूरे पूरे इक्विटी का पार्ट होता है, गोल्ड या फिर गोल्ड का पार्ट हो जाता है इसमें, बॉन्ड। कुछ में तीनों के भी एक्शन आने लग गए आजकल, तो उस तरीके से अलग चीज होती है। इससे बेनिफिट क्या रहता है, डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो होता है कि पोर्टफोलियो ये नहीं कि एक ही चीज में हो, कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है क्योंकि सारी टर्म एंड कंडीशन सामने होती है। और कुछ कुछ म्यूचुअल फंड तो ऐसे होते हैं जो ओनर के द्वारा जो होते हैं खुद वो भी है ना, क्या नाम से खुद है ना कंट्रोल किए जा सकते हैं, और लिक्विडिटी होती है कि आप कभी भी इसको रिडीम कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डेरिवेटिव, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट derived from negotiable securities. While not securities in the traditional sense, derivatives like future and option are based on the negotiable securities like shares and indices. इसमें क्या होता है कि शेयर्स की तरह होता है लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन में वर्क करते हैं। फ्यूचर और ऑप्शन मतलब क्या हो जाता है कि फ्यूचर को देखते हुए, कि अपन ने सुना भी होगा कि सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग जो सेक्टर हो गया इस टाइप पे फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया। इसमें प्रॉफिट 1% लोगों को, तो 99% लोगों को इसमें लॉस ही होता है आज तक। नेक्स्ट आता है स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन, traded on an NSE and FO, NSE F&O and BSE derivatives। अलाउ इन्वेस्टर करता है हेज करने के लिए, स्पेकुलेशन करने आर्बिट्रेज के लिए। हेज में क्या हो जाता है कि अपने जो क्या नाम से जो इन्फ्लेशन है उसको पूरा करने के लिए स्पेकुलेट के पहले स्पेकुलेट करना पड़ता है। इसमें ये नहीं कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए होता है, पहली बात तो ये, और इसमें है ना अनुमान लगाना होता है अपन को कि कंफर्म नहीं कर सकते इसमें अपन को प्रॉफिट मिलेगा मिलेगा। आर्बिट्रेज वैल्यू सेम रहती है, सिर्फ अपन उसके बीच के उसका गैप का फायदा उठा सकते हैं, और ये गैप जो होता है ये मिनटों में फर्क पड़ता है। कि ठीक है कि अगर अपन इसको एनएससी में देख रहे हैं तो एनएससी में अगर 98 का है तो बीएससी तक जाते जाते हो सकता है 100 हो जाए और उसको भी पार कर जाए। इस तरीके से अपन एक बार इसकी समरी देख लेते हैं सारी की, मैं वो शॉर्ट में इसको छोटा छोटा कर देता हूँ। ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी में अपनी इक्विटी शेयर आ जाती है। इक्विटी का नेचर होता है नेगोशिएबल हाई होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काम आता है। प्रेफरेंस शेयर में भी हाइब्रिड होता है कि इक्विटी और डेट दोनों को होता है क्योंकि इसमें डिविडेंड मिलता है और उनको फिक्स परसेंटेज मिलता है। नेगोशिएबल मीडियम होता है और इनकम सीकिंग एडवाइज इन्वेस्टर्स के लिए होता है। डिबेंचर होता है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है और हाईली नेगोशिएबल होता है, इसमें फिक्स इनकम इन्वेस्टर होता है। बॉन्ड वही डेट का पार्ट होता है, हाईली नेगोशिएबल होता है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए होता है जो अपने रिस्क को कम करके चलते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सॉवरेन बॉन्ड जो होते हैं इनमें नेगोशिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और रिस्क अवेदर इन्वेस्टर्स के काम आता है। टी बिल्स हो जाता है शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है और हाईली नेगोशिएबल होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होता है। अगला हो जाता है कमर्शियल पेपर, अपन पढ़ सकते हैं उसको एक बार। कमर्शियल पेपर्स हो गए, सर्टिफिकेट डिपॉजिट हो गया, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हो गया, वारंट्स हो गया, ईटीएफ्स हो गया। ईटीएफ्स अपन ने देख लिया था यहाँ पे, ई डेरिवेटिव, ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है अपना, बड़ा कर देता हूँ एक सेकंड, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। नेक्स्ट आता है अपना प्रोसीजर अडॉप्ट फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, कि अगर अपन को लिस्ट करनी है सिक्योरिटी उसका प्रोसीजर क्या होता है। लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी मींस द एडमिशन ऑफ सिक्योरिटीज टू डीलिंग ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। कंपनीज मस्ट फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस गवर्न्ड बाय एसीबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड द रूल्स ऑफ कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज एनएससी बीएसई। ये जो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है इसका मतलब क्या होता है कि इनको एडमिशन के द्वारा सिक्योरिटीज में डील करने के लिए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अपन को डील किया जाता है सिक्योरिटीज को ट्रेड करवाने के लिए। और इंडिया में कंपनीज को इस फॉलो कुछ स्ट्रक्चर होता है, प्रोसेस जो होता है जो एसबीआई ने गवर्न किया हुआ है उसको फॉलो करना पड़ता है। और कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज कौन से होते हैं अपने, एनएससी और बीएससी। अब अपन स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि पहला हो जाता है कि बोर्ड अप्रूवल, की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पहले अपने रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है कि अपन इसको क्या क्या बोलते हैं जो सिक्योरिटीज है उनको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना है या नहीं कराना। इंटरमीडिएट इसका अपॉइंटमेंट होता है। इंटरमीडिएट कौन होता है, सबसे पहले मर्चेंट बैंक का लीड जो मैनेजर्स होते हैं वो करते हैं। लीगल एडवाइजर जिनको लीगल सर्विस देते हैं, रजिस्टर जो रजिस्टर करते हैं, ऑडिटर जो उनकी जो पूरी पूरी थिंग्स होती हैं उनको ऑडिट करते रहते हैं। फाइलिंग होती है, ड्राफ्ट को रेडियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया जाता है सीबी में। अप्रूवल किया जाता है आईपीओ केसेस में, और जो सीबी इसको रिव्यू करती है सजेस्ट करती है कि जो भी मॉडिफिकेशन होता है और अगर क्लियर हो जाता है तो रेडियरिंग प्रोस्पेक्टस जो है फाइल किया जाता है।
उसके बाद एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, द कंपनी सबमिटेड एन एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज दैट इज एनएसई बीएसई विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी बैकग्राउंड। ठीक है ना, क्या क्या चेक करती है जो स्टॉक एक्सचेंज है, तो क्या उनकी ऑडिट, उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑडिटेड है, कंपनी का पूरा पूरा बैकग्राउंड चेक करती है। उसके बाद शेयर होल्डर पैटर्न पैटर्न देखती है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट देखती है कि उन्हें सारे सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उनको फॉलो करी नहीं करी, और डायरेक्टर प्रमोटर से की डिटेल्स देखती है कि उनपे कोई मतलब वो किसी फॉल्ट वगैरह तो नहीं है, डिफॉल्ट वगैरह तो नहीं करेगा इस तरीके से। ड्यू डिलिजेंस एंड स्क्रूटनी, द एक्शन परफॉर्म ड्यू डिलिजेंस टू वेरीफाई लीगल कंप्लायंस को होते हैं उसको फुलफिल करते हैं। फाइनेंशियल साउंडनेस होती है, प्रोमोटर बैकग्राउंड चेक किया जाता है, रेगुलेटरी क्लियरेंस दी जाती है किसके, एसीबी के द्वारा। उसी बाद हो जाता है अप्रूवल एंड अलॉटमेंट। अपॉन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन द स्टॉक एक्सचेंज ग्रांट्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल, किसको जो एससीबी है वो अप्रूव कर देती है। पोस्ट इशू द कंपनी अलॉट सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर एंड फाइल्स अ लिस्टिंग एप्लीकेशन, की जो सिक्योरिटीज होती है वो इन्वेस्टर्स को अप्रूव अलॉट की जाती है और जो लिस्टिंग का एप्लीकेशन है वो फाइल कर दी जाती है। Final listing and trading permissions. After receiving final document, the stock exchange issue a listing certificate. Certificates are listed and trading starts on the schedule date. कि जैसे अपन ने देखा होगा जो आईपीओ आते हैं, आईपीओ में क्या होता है कि सबसे पहले अपन बिड लगाते हैं, तो उससे पहले का काम जो रहता है वो ये रहता है पूरा पूरा, लेकिन बिड लगाने के बाद क्या करती है कंपनी, तो प्राइस सेट करती है, जो भी प्राइस को लेकर, जैसे आजकल तो बैंड्स आ जाते हैं कि 100 से 120 के बीच में इशू करना है, तो कंपनी उसको प्राइस बैंड को डिसाइड करती है किसके बीच में किसका रहेगा, और आफ्टर 3 डेज और 4 डेज वो इशू हो जाता है, और नेक्स्ट डे ऑफ इशू वो ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं इनमें क्या बोलते हैं लिस्टिंग के लिए, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बोर्ड रजिस्ट्रेशन की आपने बोर्ड रजिस्टर पास कर दिया, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस और ड्राफ्ट ऑफ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, दोनों में से कोई भी इशू कर सकते हैं। एमओ एंड एओए मेमोरेंडम ऑफ पार्टिसिपेशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, वो भी इशू करना होता है, वो भी डॉक्यूमेंट से बैठे हैं। और ऑडिटेड फाइनेंशियल होते हैं 3 ईयर्स के, लास्टली शेड्यूलिंग पैटर्न्स, कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो उसको फिल करना होता है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिस्क्लोजर होता है उसको भी फाइलिंग करने इनको पड़ती है। मिनिमल रिक्वायरमेंट क्या होती है लिस्टिंग की, तो सिक्योरिटीज ऑफ सिक्योरिटी ऑनर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इंडिया कंपनीज मस्ट मीट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेड डाउन एसबीआई स्टॉक एक्सचेंज लेड बाय सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज, कोई सेबी और स्टॉक एक्सचेंज अपन को मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, तो अपन को उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, उसमें कैसे काम करते हैं अपन, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि जो पेड अप कैपिटल होती है मिनिमम, वो सबसे पहले 10 करोड़ होनी चाहिए, पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल, ना कि प्री इशू, कि जब पहले अपन बाद में जो इश्यू कर रहे हैं, इश्यू करने के बाद जो है उसको 10 करोड़ मिनिमम होना चाहिए। जो नेटवर्थ है उसकी 1 करोड़ होनी चाहिए लास्ट 3 ईयर्स में मिनिमम। ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है कि एट लास्ट 3 ईयर्स ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, की तीन तीन साल से अपन को प्रॉफिट होना चाहिए। और उसके बाद जो नेटवर्थ है वो 3 करोड़ फॉर द कंपनी विदाउट अ प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड में लिस्ट अंडर सेमी वो एसएमई स्टार्टअप सेगमेंट, कि अगर कोई नेटवर्थ जिसकी 3 करोड़ है कंपनी की, ठीक है, वो भी विदाउट प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड कर सकती है अगर वो स्टार्टअप और एसएमई सेक्टर में आ सकती है, आती है तो। पोस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन में क्या होता है कि मिनिमम 25 करोड़ पोस्ट इशू मार्केट कैपिटलाइजेशन रिक्वायरमेंट होती है। पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% पब्लिक शेयरिंग होनी चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने होते हैं, 1000 पब्लिक शेयर होल्डर पोस्ट लिस्टिंग ऑफ द मेन बोर्ड। और एसएमई प्लेटफॉर्म के लिए लोअर थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड में, जैसे कि 50 फॉर बीएससी एसएमई। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं कि कंप्लायंस करने होते हैं सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होता है उसका अपॉइंटमेंट होता है, फॉर्मेशन होती है कमेटी का, कमेटी में कौन सा ऑडिट कमेटी होती है, नॉमिनेशन कमेटी होती है, रेमुनेशन कमेटी होती है कि वो किसको इसकी जो डायरेक्टर होती है उसकी सैलरी वगैरह देखती है। और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर जो क्वार्टरली है वो डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। डीमैटेरियलाइजेशन में क्या हो जाता है, शेयर मस्ट बी इन डीमैट ओनली विद एनएसडीएल सीडीएसएल, कि वो डीमैट में होने चाहिए, ये नहीं कि फिजिकली वैसे ही दे रखे हैं, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। समरी देख लेते हैं एक बार कि जो पेड अप कैपिटल है वो मिनिमम 10 करोड़ होनी चाहिए, नेटवर्थ 1 करोड़ होनी चाहिए 3 साल की, पोस्ट मार्केट कैपिटल इशू जो होनी चाहिए वो 25 करोड़ होनी चाहिए, पब्लिक स्टेक होल्डिंग होनी चाहिए 25%, ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी को होना है 3 साल का प्रॉफिटेबिलिटी होना है, और 3 करोड़ नेटवर्थ होनी चाहिए उसकी, किसके केस में, स्टार्टअप के केसेस में। जो मिनिमम शेयर होना चाहिए वो 1000 से ऊपर होने चाहिए, डीमेट कंप्लायंस मैंडेटरी होता है और एसबीआई का अप्रूवल मैंडेटरी होता है, वो एससीबी का, एसबीआई बोल देता हूँ बार बार, सॉरी टू से। The listing of securities is a regulated and structured process aimed at ensuring transparency, investor protection and ordering trading। कि अपने जो इतना बड़ा प्रोसेस देखा, जो लेंदी प्रोसेस देखा, उसमें क्या होता है वो क्यों करते हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी का बनी रहे, इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन रहे, और जो ऑर्डर है जो ट्रेडिंग में कोई दिक्कत ना आए। It involves multiple approvals, documentation and compliance with eligibility criteria laid down by ICB एंड स्टॉक एक्सचेंज। जो इसमें क्या बोलते हैं, जो ये क्या इन्वॉल्व करता है अपने, जो मल्टीपल अप्रूवल्स होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो एलिजिबिलिटी होता है, उसके साथ कंप्लायंस करना होता है, जो किसने बना होता है, सेबी ने या फिर स्टॉक एक्सचेंज ने। बाय फुलफिलिंग मिनिमम लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स कंपनी गेन
कंपनीज गेन एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, जो अगर इसके मिनिमम मिनिमम क्राइटेरिया अगर अपन पूरा कर देते हैं तो कंपनीज क्या करती है, वो कैपिटल मार्केट में रजिस्टर हो जाती है, और उसके बाद क्या हो जाता है, ब्रांड विजिबिलिटी दिखती है उनकी, और प्रोडक्ट जो प्रोवाइड होती है लिक्विडिटी शेयरहोल्डर्स को, वो प्रोवाइड की हो सकती है आराम से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इसको अपन यहीं रोकते हैं, अपन दूसरी वीडियो में, मैं नेक्स्ट वीडियो में वापस से क्लियर होऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस।